Hello students. Students, today we will start the remaining part of chapter Nationalism in India and we start from the point differing strands with the movements. ठीक है ना। आंदोलन के अंदर अलग अलग धाराएं, जैसे कि जो आंदोलन चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें भी जिन लोगों ने जिस तरीके से उस मूवमेंट को लिया उन्होंने अपना स्वार्थ उसमें देखा। स्वार्थ समझो या बेटा अपना भी उसमें उन्होंने देखा। जैसे अगर किसानों ने लिया सपोर्ट किया इस आंदोलन को, तो उनको ये लगा कि अब उनको कर से मुक्ति मिल जाएगी और उनकी ज़मीन उनको वापस मिल जाएगी। शहर के लोगों ने देखा तो उनको लगा कि हमको टैक्स कम देना पड़ेगा। बिजनेसमैन ने अपने तरीके से उसको लिया कि हमको भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह बेटा कि जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से इस मूवमेंट को सपोर्ट किया उन्होंने अपने हिसाब से सपोर्ट किया कि शायद अब हमको इस समस्या से निदान मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें एक मेन पॉइंट ये है आपके लिए बेटा कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। ठीक है ना। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसमें जब खिलाफत मूवमेंट को ऐड किया गया तो जो मूवमेंट चलाया गया फिर से, है ना, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, वो बेटा हुआ 1921 में। अब होता क्या है बेटा कि ये मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट किया जाता है। सब लोग इसके साथ में जुड़ते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम बोथ। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ द स्वराज। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि स्वराज मतलब होता है, स्व मतलब अपना, राज मतलब राज्य, अर्थात खुद का राज्य, अर्थात डेमोक्रेसी, मतलब किसी का राज्य हमारे ऊपर ना हो, ना ही ब्रिटिश का, ना ही किसी राजा का, ना ही किसी का, हमारा अपना राज्य होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स। टाउन में मूवमेंट इस किस तरीके से इसको लिया गया। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ टाउन से तो स्पेशली उसमें मिडिल क्लास के लोग ही उसमें ज्वाइन किए थे बेटा, है ना। आपको पता ही होगा मिडिल क्लास के लोगों ने इसको ज्वाइन किया। तो हुआ क्या बेटा, थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स। हज़ारों बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर और टीचर ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उसमें जो विद्यालय थे वो ब्रिटिश के अधीन थे। लायर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। वकील ने अपनी वकालत छोड़ दिया, है ना। द काउंसिल इलेक्शंस वर बायोकाट। और जो काउंसिल इलेक्शन ब्रिटिश के थ्रू कराए जाते हैं उनका बायोकाट किया गया। लेकिन इसमें से एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। इसने क्या किया, काउंसिल इलेक्शन का सपोर्ट किया बिकॉज दिस पार्टी वाज एंटी ब्राह्मण पार्टी। ये ब्राह्मणों के अगेंस्ट बनाई गई थी जस्टिस पार्टी। तो इसने सपोर्ट किया, इसलिए सपोर्ट किया कि इसको लगा कि शायद हम अगर ब्रिटिश से या उनके सपोर्ट में रहेंगे तो हो सकता है कि हमको हमारे राइट्स वापस मिल जाएं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ देखते हैं और आगे जो क्या क्या चेंजेस किए गए बेटा, जैसे कि फॉरेन गुड्स का बायोकाट किया गया। लिकोर शॉप मतलब शराब की दुकानों को पिक्ड कर दिया गया, अर्थात बंद कर दिया गया। फॉरेन क्लॉथ बर्न, है ना, फॉरेन क्लॉथ बेटा जलाए गए। ठीक है ना। तो अब देख रहे हो आपकी स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, टीचर ने भी पढ़ाना छोड़ दिया बेटा, इसलिए कि अगर हम अब ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सपोर्ट कहाँ से पाएंगे और अंत में उनको भारत छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और ये नहीं बेटा, जो फॉरेन इंपोर्ट था भारत में लगभग 1921-22 में 102 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर वो ला करके बेचते थे, ठीक है ना, वो घट करके 57 करोड़ हो गया। मतलब इतना ज़्यादा हानि उठानी पड़ी अंग्रेज़ों को, मतलब जस्ट हाफ हो गया उनका पूरा प्रॉफिट ही भारत से। तो क्या हुआ, मेनी प्लेसेस मार्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड फॉरेन गुड्स। और यही नहीं बेटा, व्यापारियों ने फॉरेन गुड्स को परचेज करने से मना कर दिया। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने बड़े स्तर पर बायोकाट मूवमेंट चलाया गया। और यही नहीं बेटा, बायोकाट मूवमेंट चलाया गया तो भारतीयों ने खादी कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए जो खुद इंडियन बनाते थे। ठीक है ना। इंडियन जो बनाते थे वो खादी कपड़ा ही बनाया जाता था चरखे का यूज करके, तो उसको उन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, ये हैं खादी के कपड़े बेटा, और ये हैंड प्रोडक्शन होते हैं, सो इसलिए बहुत कॉस्टली होते हैं। अब हुआ क्या बेटा कि मूवमेंट तो बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बट टाइम बीतने के साथ साथ ये मूवमेंट धीरे धीरे फॉल होने लगा, अर्थात तो इसमें कमजोरियां आने लगी और ये मूवमेंट वीक पड़ने लगा, कमज़ोर होने लगा। हुआ क्यों? क्योंकि देखिए जो खादी का कपड़ा लोग पहनते थे बेटा वो महंगा होने लगा। वो महंगा था क्योंकि हाथ से बनाया जाता था बेटा, तो उसमें समय लगता था तो महंगा बिकता था। सबसे बड़ी बात क्या हो गई, खादी के जो कपड़े थे बेटा महंगे थे। और जो अंग्रेज़ बना के लाते थे बेटा वो मशीनों से बना के लाते थे,
है ना। तो उनके कपड़े थाउजेंड्स में प्रोडक्ट होते थे और यहाँ पर खादी के कपड़े 2 4 10 होते थे दिन भर में। तो इस तरीके से वो जो प्रोडक्ट करते थे वो सस्ता पड़ता था कपड़ा, मोदी के कपड़े बेटा महंगे पड़ते थे। दूसरी बात क्या हुई कि जो सिमिलरली जैसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को जिन लोगों ने छोड़ दिया था या मूवमेंट की सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है ना बेटा, तो अब स्टूडेंट्स स्कूल कहाँ जाएं, कॉलेजेस कहाँ जाएं, चूँकि भारतीयों के पास अपना कोई स्कूल कॉलेज था नहीं, ठीक है ना, और लोगों के पास कोई जॉब थी नहीं, जैसे जिन लोगों ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, आर्मी की नौकरी छोड़ दी, तो करें क्या, कहाँ जाएँ, कोई ऑप्शन तो और था नहीं। तो फिर जा करके उन चीज़ों को ज्वाइन करने लगे जहाँ से वो छोड़ करके आए थे। देखिए, सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लायर्स ज्वाइंड बैक वर्क इन अ गवर्नमेंट कोर्ट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से सब लोगों ने क्या किया बेटा, फिर से ज्वाइन किया। तो यहाँ पर ये मूवमेंट फेल हो जाता है। अगर आप देखिए तो बहुत अच्छे से मूवमेंट चलाया गया बेटा, बट सम टाइम में क्या हो जाता है बेटा, फेल हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब आपको पता होगा कि कंट्री साइड में जो मोस्टली स्ट्रगल कर रहे थे वो थे बेटा पीजेंट्स थे और ट्राइबल्स पीपल के लोग थे। पीजेंट्स को हाई टैक्सेस देना पड़ता था और ट्राइबल्स लोगों को उनकी ज़मीन से बाहर कर दिया गया, और यही नहीं, फॉरेस्ट एरिया में उनको एंटर करने से मना कर दिया गया। देखिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अवध में बेटा अगर हम लोग देखें तो अवध में बाबा रामचंद्र थे, एक सन्यासी थे बेटा। वो पहले फिजी देश में इंडेंटुरेड लेबर के तौर पे काम कर रहे थे। ये ऐसे लेबर होते हैं बेटा जो अनुबंध के थ्रू एक देश से दूसरे देश में ले जाए जाते हैं। अनुबंध मतलब होता है कि एक समझौता पत्र कि हम इनको 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जब वापस आते हैं अपने देश वापस, तब उन्होंने क्या किया, तालुकेदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब बेटा वो जो तालुकेदार थे लैंडलॉर्ड से, उन्होंने क्या किया था कि पीजेंट्स पर तरह तरह के टैक्सेस लगाए थे। और यही नहीं बेटा, उनको जो ज़मीन वो लोग देते थे लीज पर, उसकी डेट भी नहीं फिक्स रखते थे। अर्थात तो जो भी जैसे मान लीजिए उन्होंने अपनी ज़मीन को लैंडलॉर्ड्स ने किसानों को दिया, 5 साल के लिए दिया कि आप 5 साल इस पर खेती करो और इतने % आप हमको टैक्स देना। पता चलता था कि वो लोग पहले जाते थे, लैंड को अच्छे से बनाते थे, फिर एग्रीकल्चर के लिए जब तैयार करते थे, और जैसे ही उनका 1 साल या 2 साल होता था, बीच में लैंड उनसे ले लेते थे। तो इस तरीके से वो लोग भी परेशान थे कि हम ढंग से इस पर खेती भी नहीं कर पा रहे हैं और हमसे टैक्स भी अच्छा लिया जा रहा है। तो इन सब का सपोर्ट करने के लिए बाबा रामचंद्र जी ने साथ दिया, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और यही नहीं बेटा, कई जगहों पर तो लोगों से, किसानों से बेगार बहुत ज़्यादा कराया जाता था, ठीक है ना। तो इसके थ्रू फिर क्या हुआ कि नाई धोबी बंद एक मूवमेंट चलाया गया। अब यहाँ पर आप समझिए नाई धोबी बंद मूवमेंट, ठीक है ना। व्हाट इज़ द नाई धोबी बंद मूवमेंट? नाई धोबी बंद मूवमेंट का मतलब ये था कि जैसे ज़मींदार जो होते हैं बेटा, वो अपने कपड़े खुद नहीं धोते थे, अपने बाल खुद नहीं काटते थे, मतलब जैसे शेविंग वगैरह ना करना। तो इनका कहने मतलब था कि अगर इनके यहाँ नाई नहीं जाएगा, धोबी नहीं जाएगा, तो ये अपना काम कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं झुकेंगे। समझिए, जैसे आपके यहाँ कोई स्वीपर आता हो, आप उसके भरोसे हों और उस स्वीपर का डिमांड करें कि हमारी सैलरी बढ़ाओ और आप नहीं बढ़ा रहे हो, तो आना बंद कर देगा। तो फिर होगा क्या, चारों तरफ आपके घर में गंदगी फैल जाएगी, शहर में गंदगी फैल जाएगी, तो आप मजबूरन कोई ना कोई वर्क करोगे। तो ऐसे फिर क्या हुआ बेटा, नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। फिर अगर हम बेटा बात करें तो इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू अवध के कुछ गांव में गए, जहां पर उनको काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा बेटा। फिर होता क्या है कि बाय द अक्टूबर अवध किसान सभा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है, वाज सेटअप हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, ठीक है ना। तो अवध किसान सभा वाज सेटअप बाय द जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स विद इन अ मंथ। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब अवध किसान सभा इस्टेब्लिश की गई तो कुछ ही दिनों में इसकी लगभग 300 ब्रांचेस सेट हो गई हर गांव में, और इससे लगभग हज़ारों लोग इससे जुड़ गए। अब देखिए, जो अवध किसान सभा थी बेटा, इसको सेटअप करने का मेन एम यही था, किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए, उनको ज़मींदारों के चंगुल से छूट दिलाई जाए, उनको उनकी ज़मीनें वापस दिलाई जाएं, उन पर टैक्स का भार कम हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेटा स्टार्ट हो चुका था उस समय पर, और उसी समय पर ये फॉर्म किया गया था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही अवध किसान मूवमेंट से जोड़ दिया गया बेटा। और हुआ क्या कि फिर पूरे देश में एक स्ट्रगल वाइडर मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत बड़े व्यापक स्तर पर किसानों की समस्याओं को लेकर के मूवमेंट स्टार्ट हो गया। द पीजेंट्स मूवमेंट्स हाउएवर डेवलप इन्फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद दिस, ठीक है ना। लेकिन बेटा जब मूवमेंट
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ जाता है तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उस मूवमेंट का उद्देश्य था जैसे नॉन वायलेंस, तो इसमें वायलेंस होने लगती है। अवध किसान सभा के जोड़ने के बाद से वायलेंस होने लगती है। अब वायलेंस क्या होता है? देखिए, जैसे कि 1921 में द हाउसेज ऑफ द तालुकदार्स एंड द मार्चर्स वर अटैक्ड। लोग तालुकदार्स और मार्चेंट के घरों पर हमला कर देते हैं। बाजार वर लूटेड, बाजार को लूट लिया जाता है। ग्रेन्स हार्ड वर टेकन ओवर, है ना, अनाजों को लूट लिया जाता है, ले लिया जाता है गोदामों से। अब वो इसलिए करते थे चूँकि वो बेचारे भूखे प्यासे ऐसे ही रहते थे, सारा कुछ तालुकदार ज़मींदार उनसे छीन के रखे रहते थे। तो हुआ क्या, जब मूवमेंट फैल गया बेटा, तो उन लोगों को मौका मिल गया, उन लोगों ने आक्रमण करके या हमला करके अटैक करके अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने ले लिया। और बेटा यही नहीं, कई जगहों पर तो लोकल लीडर्स ये भी कहते थे कि महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई टैक्स नहीं पेड करना है, ठीक है ना, और गरीबों की ज़मीनों को फिर से उनको वापस दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोकल लीडर्स महात्मा गांधी का नाम लेकर के अपनी बातों को जायज़ ठहरा रहे थे। अब बेटा अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ट्राइबल्स पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज टू ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन एट अनदर वे। मतलब महात्मा गांधी का जो मैसेज था, जैसे कि स्वराज का या सत्याग्रह का, तो उसको लोग अपनी अपनी तरह से डिफाइन करते थे। मतलब मेथड कुछ और था, लेकिन लोगों ने महात्मा गांधी का नाम ले लेकर के लोगों को अपनी तरफ से एक प्रकार से रिवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए उकसाना स्टार्ट कर दिया। इन द गुडेन हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश। अब देखिए हम लोग बात करते हैं गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। फॉर इंस्टेंट अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920। तो हुआ क्या कि गुडेन हिल्स में गोरिल्ला वार स्टार्ट हो चुका था। गोरिल्ला वार का मतलब होता है जैसे 10-20 सैनिक एक जगह छिपे हों और कहीं पर अंग्रेज जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमला कर दें, मार करके फिर जाके छिप जाएं, ठीक है ना, जंगलों में, पहाड़ों के बीच में। तो इसको बोला जाता है बेटा गोरिल्ला वार, मतलब छुप के वार करना। अब बेटा ये इधर हो रहा था, उधर क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया और, ठीक है ना, और प्रिवेंटिंग पीपल्स फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल्स और द कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। और जो ट्राइबल्स पीपल थे उनको जंगलों में जाने से मना कर दिया गया, लकड़ियाँ बिटोरने से मना कर दिया गया बेटा। और मतलब वो अपने जानवर नहीं चरा सकते थे, ना ही वो वहाँ से फल ला सकते थे, अर्थात तो उनकी जो भी एक्टिविटी थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई। दिस इरेज द हिल पीपल। इस तरीके से जो हिल पीपल थे अर्थात ट्राइबल्स लोग थे वो भी नाराज़ हो गए। नाराज़ होने मतलब यहाँ पर है कि वो लोग विद्रोह कर बैठते थे। भाई किसी को किसी प्रॉपर्टी से अगर हटा दिया जाएगा बेटा तो होगा क्या, वो भूखे मरेगा। अब भूखे मरेगा तो उसके सामने एक ही लक्ष्य टारगेट होगा, फाइट करना, अपने भूख को शांत करने के लिए। Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. अब कहीं ना कहीं उनका ये भी नहीं हुआ कि मतलब चलो उनको उनके जीवन यापन से तो डिनाइड किया ही गया, अर्थात उनको वंचित रखा ही गया, साथ ही साथ उनका जो ट्रेडिशनल राइट था, जो अधिकार था जंगलों पर, वो भी उनको समाप्त कर दिया गया अंग्रेज़ों के थ्रू। When the government began forcing them to contribute बिगार, ठीक है ना, फॉर द रोड बिल्डिंग्स द हिल्स पीपल्स रिवोल्टेड। और यही नहीं, जब लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाकर के रोड काम में लगाया जाता था या बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे लगाया जाता था, तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि उनसे बेगार कराया जाता था। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, अल्लूरी सीताराम राजू। अब यहाँ पर एक नाम आपको याद और ध्यान रखना बेटा, अल्लूरी सीताराम राजू का। दिस इज़ द फिगर ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। 1986 में बेटा इनके लिए डाक टिकट जारी किया गया था। बेटा अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में लोगों का ये विश्वास था कि वो एक दैवीय पुरुष हैं, ठीक है ना, उनके अंदर दैवीय शक्ति है, ठीक है ना। तो वो क्या है बेटा, एक दैवीय पुरुष हैं, उनके अंदर दैवीय शक्ति है, और यही नहीं वो लोगों को ठीक कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट। और यही नहीं, अगर उनको गोली भी मार दी जाए तो भी वो जिंदा रह सकते हैं। कैप्टिवेटेड बाई राजू द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकैरिनेशन ऑफ गॉड। वह ईश्वर का अवतार हैं। और यही नहीं, राजू हमेशा महात्मा गांधी के गुणों का बखान करते थे। सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
और यही नहीं, जो अल्लूरी सीताराम राजू जी थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये लोग अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में क्या सोचते थे। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने लोगों को खादी पहनने के लिए कहा, मतलब कि आप लोग खादी पहनिए, ना शराब छोड़िए, बट एट द सेम टाइम ही asserted दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉन वायलेंस, नॉट नॉन वायलेंस। ठीक है ना। उन्होंने बताया कि हम लोग अहिंसा से कभी भी आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि हमें फोर्स अर्थात बल का प्रयोग ना करना पड़े। द गोल्डन रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स। ठीक है ना। तो जो गोरिल्ला विद्रोह के लोग थे वो पुलिस स्टेशन पर उन्होंने हमला किया, ब्रिटिश ऑफिसर को मारा। तो इस तरीके से वार काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा स्वराज के लिए। अंत में राजू को कैप्चर कर लिया गया बेटा, और 1924 में उनको फांसी दे दी गई। इस तरीके से वो लोगों के बीच में एक हीरो बन करके हमेशा के लिए उभर गए। हम लोग डिस्कस करेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन। आपने देखा कि बेटा गाँव में किस तरीके से स्वराज को लिया गया, लोगों ने अपने किस तरीके से उसकी मीनिंग को समझा, शहरों में किस तरीके से लोग जुड़े नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। अब हम लोग देखते हैं स्वराज इन द प्लांटेशन। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, मतलब जो सिंगल क्रॉप ग्रोइंग होती है, जैसे कि केला के बागान होते हैं बेटा, चाय के बागान होते हैं, आम के बगीचे होते हैं, है ना, आंवले के बगीचे होते हैं, तो इनको हम प्लांटेशन बोलते हैं। तो वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। ठीक है ना। तो जो वर्कर थे वो महात्मा गांधी के इस जो नोशन ऑफ स्वराज था, उनकी जो मतलब डिमांड थी नोशन ऑफ स्वराज की, उसको उन्होंने अपने तरीके से लिया। जैसे कि जो आसाम के वर्कर थे, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। अब देखिए आसाम के ये वर्क क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि आसाम के वर्कर्स ने नॉन कॉपर स्वराज को किस तरीके से लिया। तो यहाँ पर क्या है कि आसाम में लिया गया कि मतलब फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द confined space which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. अब उन लोगों ने सोचा कि स्वराज का मतलब हुआ कि हम कभी भी किसी भी समय पर आ जा सकते हैं जहाँ जिस चार दीवारी में उनको रखा गया है। जैसे कि उनको स्लेव बना के रखा जाता था एग्रीकल्चर दास के रूप में बेटा, तो उनका मतलब था कि हम कभी भी अपने गांव आ जा सकते हैं, अपने गांव संपर्क कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला अब नहीं है। तो हुआ क्या कि उसी समय एक एक्ट पास किया गया जिनका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इसको आप याद रखिएगा इस ईयर को बेटा। इन विच ईयर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज पास्ड? योर आंसर 1859। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। अब देखिए इसमें क्या था, इस एक्ट में क्या था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें था बेटा कि कोई भी जो वर्कर होगा वो लीव मतलब टी गार्डन को बिना अनुमति के नहीं छोड़ के जा सकेगा। मतलब जो टी प्लांटेशन में काम कर रहे हैं वो बिना अनुमति के कहीं नहीं जाएंगे, अगर जाते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of the workers defied the authorities, left the plantation and headed home. तो ये तो एक्ट में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो वर्कर है टी प्लांटेशन में वो छोड़ करके नहीं जा सकता है बिना परमिशन के। अब यहाँ पर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब लोगों ने सुना तो उन्होंने क्या किया कि बहुत थाउजेंड्स की मात्रा में सब लोग निकल पड़े अपने घर को कि अब हमारा देश आज़ाद होने वाला है, अब हम जा रहे हैं अपने घर, अब हम किसी भी नियम को कानून को नहीं मानेंगे। उनका विश्वास ये था कि महात्मा गांधी वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। उनका विश्वास ये था कि महात्मा गांधी आएंगे और सबकी ज़मीनों को वापस दिलाएंगे। देखिए लोगों का विश्वास कितना चरम पर था उस समय। आप ध्यान रखिए बेटा कि लोगों का विश्वास पूरे देश में, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, ठीक है ना, ये होता है एक आज़ादी का जुनून। ठीक है, कहीं पर कोई भी हो, एक जननायक के पीछे पूरी दुनिया चल रही है उस समय। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन स्ट्रैंडेड ऑन द वे। तो देखिए वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उसमें रेलवे और स्टीमर्स मतलब पानी की जहाज जो शिप होती हैं बेटा वो सब हड़ताल पे थी, बंद थी। उनको रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है बेटा और ब्रुटैलिटी से उनको बहुत मारा जाता है। मतलब उनको इतना पीटा जाता है बेटा कि वो मर जाते हैं।
ठीक है ना, बहुत सारे लोग कि आप बिना परमिशन के छोड़कर क्यों गए। अब सोचिए अपने ही देश में फ्रीली आने जाने के लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत थी। द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। They interpreted the term Swaraj in their own way, imagining it to be a time when all sufferings and all troubles would be over. अब हम लोग बात करें बेटा, तो स्वराज का मतलब कांग्रेस ने कोई डिफाइन नहीं किया था कि हम लोग स्वराज में क्या लेकर चलेंगे, क्या कौन सी एम होगी। जो नेता जिस तरीके से उस चीज़ को डिफाइन कर देते वही मानते थे। जैसे को मानते थे कि अब वो समय आ गया है कि व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ट्रबल्स वर वुड बी ओवर, कि जब हमारी सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधीज नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, ठीक है ना, दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एंड ऑल इंडिया एगिटेशन। तो इस तरीके से बेटा वो महात्मा गांधी का नाम लेकर के सभी लोग मूवमेंट करते थे। और जो एक मूवमेंट छोटे स्तर पर स्टार्ट होता था महात्मा गांधी का नाम लेने से, अर्थात तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि पूरे देश में चल रहा था, उससे जुड़ जाते थे। दिस इज द इमेज शो द ब्रुटैलिटी ऑफ चौरी चौरा इन 1922। आइए बेटा हम लोग चौरी चौरा के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ऑन 5 फरवरी 1922 अ सैड इंसिडेंट अकर्स एट द चौरी चौरा प्लेस इन गोरखपुर यूपी। गोरखपुर यूपी में बेटा एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट होता है, जिसमें इन दिस प्लेस होता क्या है बेटा कि सभी किसान पीसफुल पूर्वक जा रहे थे, ठीक है ना, और भारत माता की जय या सम स्लोगन बोलते हुए जा रहे थे। पुलिस थाने के सामने से बेटा वो गुजरते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि पुलिस ने उनको रोका, कुछ बातें हुई और बेटा फिर पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग जब कर दिया तो उसमें कुछ किसानों की मृत्यु हो गई। जब बेटा मारे गए कुछ किसान, तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो नॉन वायलेंस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, वायलेंस में। और फिर उन लोगों ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया और स्टेशन को जला दिया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से पीसफुल मूवमेंट चल रहा है, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, सब नॉर्मली जा रहे थे। बट जब पुलिस इनके ऊपर फायर करते हैं बेटा, तो फिर ये जनता वायलेंस हो जाती है और आग लगा देती है। और जब थाने में उन्होंने आग लगा दिया तो बेटा इसमें 22 पुलिसमैन जल करके मर जाते हैं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी इस घटना से बहुत दुखी होते हैं बेटा, और उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। So in February 1922, Gandhi decided to withdraw this movement because the movement was to be non-violence and peaceful, but it was turning to violence. ठीक है ना। Important notes for you students. You can take a screenshot and make your notes. यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात आपको ध्यान रखना है, बारदोली सत्याग्रह लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बेटा इसी आंदोलन में जब ये सक्सेस हो गए तो इनको सरदार की उपाधि दी गई, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल जी को इसी आंदोलन में जब सक्सेसफुल आंदोलन हो गया ये, तो यह वहाँ की महिलाओं ने इनका नाम सरदार रखा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। बेटा वीडियो लंबा ना हो,
और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैटर भी डालना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी सब्र बना के रखें, हमारे साथ जुड़े रहें बेटा। हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपकी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होगी बेटा उनको भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे बेटा। सो आई होप कि बेटा वीडियो आज का आपको बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।